नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने शीतकालीन सत्र समय से पहले स्थगित करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। मनोज पांडे ने कहा कि यूपी का सबसे छोटा बजट सत्र में चला गया और कई विषयों पर चर्चा होनी थी, मगर मंगलवार को अचानक सदन को स्थगित कर दिया गया। यूपी में हुए 3 उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई। रामपुर में बुजुर्ग और महिलाओं को मारा पीटा गया। लोगों को वोट डालने जाने से रोका गया है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सदन के दूसरे दिन कार्यवाही में कई बड़े मुद्दे शामिल थे, मगर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। विधानसभा को न्याय का मंदिर माना जाता है, जहां समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई जाती है। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूपी विधानसभा की कमेटियों का गठन नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही में खानापूर्ति जैसी रस्म अदायगी की जा रही है। हजारों याचिकाओं पर कोई निर्णय आज तक नहीं लिया जा सका। यूपी में हुए 3 उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई। रामपुर में बुजुर्ग और महिलाओं को मारा पीटा गया। लोगों को वोट डालने जाने से रोका गया। जाति धर्म देखकर पुलिस ने मतदाताओं को पीटा। घर में घुसकर गांव में आतंक फैलाकर वोट डालने से रोका गया। उन्होंने बताया कि यूपी सदन में किसान मुद्दों पर चर्चा होनी थी, मगर चर्चा नहीं की गई। प्रदेश भर में किसानों के धान विक्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा कर लिया गया है। किसानों की जगह दलालों से धान खरीदे जा रहे हैं। विधानसभा सत्र ना चलाकर किसानों की आवाज को भाजपा दबाना चाहती है, इसलिए उन्होंने सदन को 2 दिन में ही स्थगित कर दिया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। उनको हम 2022 का भी उदाहरण देना चाहते हैं। रामपुर में वोट पड़े थे 59.71%। सामान्य चुनाव 59.71%। 2000 में रामपुर में वोटिंग हुई थी 63.19 63.19 वोटिंग हुई थी। अगर हम 2017 के भी सामान्य चुनाव के आंकड़े अगर यहाँ पे रखते हैं, इसी रामपुर में 56.32% वोट पड़ा था 56.32%। अगर हम पीछे के सारे चुनाव के भी दृष्टांत को लेकर के उसका एवरेज देखें तो रामपुर में सदैव 58.7% से एवरेज कभी कम नहीं आया वोटिंग का। आज क्या कारण है? वही ज्यादती लोकसभा के पार्लियामेंट के चुनाव में रामपुर में की गई और वही पुनरावृत्ति जब एक योजना बना करके 5 दिसंबर को हुए विधानसभा के मतदान में मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी गई, तो 33%। कुछ आंकड़े हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। ये कुछ बूथ हैं जो रामपुर के हैं। बूथ है खेर कलंदर खां, वोट 1200, मतदान 25। खेर कलंदर खां के बाद एक जुल्फकार इंटर कॉलेज है। ये उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, इसी से कम से कम 150 बूथ हैं। जुल्फकार इंटर कॉलेज, वोट 1125, मतदान 125, लगभग 10%। हाजी नगर, वोट 2221, पोलिंग वोट 225, परसेंटेज 9.7%। हामिद इंटर कॉलेज, वोट 1225, मतदान 113, वोटिंग परसेंटेज 9.7। अलीनगर, वोट 2535, वोटिंग हुई 325, लगभग 11-11.5% छीना गया। और जो दृश्य है, कितने लोग घायल हुए लाठीचार्ज में। धरने पर, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे लोग। बात क्या कर रहे थे, मांग क्या कर रहे थे? निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाले लोगों को लाठी और डंडों से जिस तरह मार कर घायल किया गया, हम समझते हैं कि इस दृश्य को जब देश के लोगों ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आज लोगों के आंखों में आंसू होगा और ये लोगों ने माना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को किस तरीके से समाप्त किया गया। लोकतंत्र से जुड़े
और लोकतंत्र को सदैव ताकत और मजबूत देने के स्तंभ में आप सब भी माने जाते हैं। हम आभार भी प्रकट करते हैं कि समय समय पर आप लोगों ने अपने स्तर से तमाम चीजें इस रामपुर के चुनाव को दिखाने का भी काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, हम लोगों ने रामपुर की में नाइंसाफी हो रही और मतदाताओं को धमकाने की इन सारी चीजों को लिखित रूप से लगातार हम लोग अवगत कराते रहे। एक समय तो ऐसा आया कि जब स्थिति आ गई, रात में 9:30 बजे आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेश उत्तम जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा और जिस दिन मतदान हो रहा उस दिन भी 3 बार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के वहां पर हो रही ज्यादतियों और वोट न डालने की शिकायतों को दर्ज कराया। आज हम बात करें तो यही हाल बीते दिनों लोकसभा के चुनाव में भी रामपुर में हुआ था। 35% के लगभग वोटिंग हुई। आज जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो रामपुर में लगभग 33% की वोटिंग हुई। कुछ लोग कल हाउस में भी और बाहर भी आंकड़े दे रहे थे और वो कह रहे थे कि लोकसभा में भी इतने प्रतिशत वोटिंग हुई। आज एक बड़ा सवाल है आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से ही हम भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे, लेकिन आप ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो वहां मतदाता थे वो थे या नहीं थे, वो देश छोड़ के चले गए थे। यही बूथ हैं जो पिछले तमाम सामान्य चुनाव में यहाँ पर पोलिंग 60% थी और ये वोटिंग परसेंटेज जो 9% और 10% पे आकर के रुकी है, ये अपने आप में उदाहरण है कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया। और जब लोकतंत्र में यह स्थिति हो तो आज हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं केवल रामपुर का ही नहीं, देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी ने सदैव जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मधुलिमे से लेकर हरदम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई अभी से नहीं, पीछे से लड़ती चली आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को वो स्वतः संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के इस चीज की जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। इसलिए अब सवाल किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी या विचारधारा का नहीं है, सवाल लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने का है। और हमने जैसा पूर्व में कहा कि विधानसभा में जिस तरीके से 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है। ये शीतकालीन बजट सत्र आए। खास तौर पे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए हम सब चुन करके आते हैं, इस विधानसभा के जिसको न्याय का भी मंदिर माना जाता है, जनता के हितों की बात करने का मंदिर माना जाता है और जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का भी मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट के फैसले से इस शीतकालीन
अधिवेशन को 3 दिवस के लिए उसने स्वीकृत किया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में भी, जिसमें स्वयं हम सदस्य हैं, आदरणीय राजीव वर्मा जी भी समाजवादी पार्टी से कार्य मंत्रणा के सदस्य हैं, उस कार्य मंत्रणा की अंतिम बैठक में भी दिनांक 5, 6 और 7 को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी और ये उसकी कार्यवृत्ति में छपा भी था। आज जब उत्तर प्रदेश में किसान के धान की खरीद नहीं हो रही है और सरकार ही अपने आंकड़े में मान रही है कि जो टारगेट लक्ष्य उसने लिया था उसके सापेक्ष 22% की खरीद अब तक केवल धान की हो पाई है। पूरे प्रदेश में आज किसान परेशान है। किसान के धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा है। एक भी आम किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। डीएपी यूरिया की एक भारी किल्लत उत्तर प्रदेश में चल रही है। लंबी लंबी लाइनें आज डीएपी यूरिया के केंद्रों में, सहकारी समिति के केंद्रों में और भी जो भी एजेंसियां हैं उनमें देखा जा सकता है। और उसके बाद भी डीएपी यूरिया आज किसान को नहीं मिल पा रही है। बड़ी संख्या में आज लोगों की धान की फसल पीछे हो रही है या खराब हो रही है। नहरों में पानी नहीं आ रहा, गांव में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। याचिका सीमित में पेंडिंग नहीं, और कितनी याचिकाएं इन 2 हाउस में आ गई। आखिर ये याचिकाएं सदस्य क्यों ला रहे हैं जब वो कमेटी गठित ही नहीं है और उस पर कोई निस्तारण नहीं हो पाएगा, तो इन कमेटियों का क्या मतलब? हम समझते हैं कि पूरे देश का ये पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद, विधानसभा के गठन के बाद ये पहला मौका होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभाओं की कमेटी का गठन नहीं किया। इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और संविधान को अनदेखा करने का कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। मंशा साफ स्पष्ट है। सरकार नहीं चाहती है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। जहां तक हमने लोकतंत्र की बात की, भारत का संविधान ये कल्पना करता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फुल बेंच के आदेश में कहा गया कि देश में तमाम तरीके के पर्व विभिन्न धर्मों के पड़ते हैं। उनमें इस लोकतंत्र का सबसे महापर्व माना जाता है मतदान, चुनाव। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ हम सबके नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद, रामपुर का विधानसभा का चुनाव हुआ और खतौली में उपचुनाव हुआ। हम समझते हैं कि इस चुनाव में जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में, कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं और नाम और जात और धर्म देखते हुए उनको लाठियों से इसलिए मारा गया कि वो घर से निकलकर वोट डालने क्यों आए। महिलाओं को घर में घुस करके मारा गया। गांव की परिस्थितियां ये थी कि हर घर के सामने पुलिस लगी थी, आप वोट डालने नहीं जाएंगे। आखिर लोकतंत्र में जो व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार मिला है डेमोक्रेसी में, मतदान करने का, और अपने मतदान के द्वारा वो 5 साल के लिए किसी व्यक्ति और सरकारों को नुमाइंदगी तय करने का काम करता है, सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर सदन पे चर्चा होनी थी और इससे संबंधित तमाम तारांकित प्रश्न दिनांक 7 को भी लगे थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जहां हर विषय पे लोकतंत्र की हत्या कर रही है और संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं सदन में जनता के, किसान के, गरीबी के,
महंगाई के, कानून व्यवस्था की खराब होने के मुद्दे को विपक्ष न उठा सके और इस पर चर्चा न हो सके, इसके लिए हटेन करके कल एकाएक सदन को स्थगित कर दिया। सदन स्थगित जब हुआ, इसकी लाइव कार्रवाई पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा था। कल की जो कार्य पुस्तिका थी उसमें जनगण मन अधिनायक भी नहीं था जो समाप्त कर रहा था। एकाएक सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया कि हम सदन को समाप्त कर रहे हैं। जहां सरकार थाने तहसील में आम जनता की सुनवाई नहीं कर रही है, विपक्ष के विधायक जिन मुद्दों पर जा रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो न्याय के इस मंदिर पे सदन को भी इसीलिए नहीं चला रही है कि जनता के मुद्दों पर, प्रदेश की समस्याओं पर विपक्ष के विधायक अपनी बात रख सकें। आज आप देखिए, ये शायद उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा अपवाद स्वरूप जहां विधानसभा के गठन होने के लगभग 9 महीने हो गए और विधानसभा की ये नियमावली है जो भारत के संविधान से आच्छादित होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 का नियम 200 जो ये शक्तियां और आदेश प्रदान करता है कि नगर की विधानसभाओं के गठन होने और हाउस चलने के प्रथम सत्र में से पूर्व या उसके समाप्त होने के तत्काल बाद विधानसभा की कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लोक लेखा जैसी कमेटी जहां सारी स्क्रूटनी होती है, आज सरकार और सरकार के अधिकारी किस मद का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपव्यय किया जा रहा है, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? लोक लेखा करेगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कविता तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।